बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर यानी प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अपन अभी जो तीसरी इकाई में फर्स्ट पेपर में अमेरिकी शासन व्यवस्था, अमेरिकी संविधान, अमेरिकी शासन व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें अपन ने अभी बहुत सारी चीजें देख ली। अमेरिकी संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, कांग्रेस, विधायिका यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका का अध्ययन अपन ने कर लिया है। इसके बारे में अपन जानकारी ले चुके हैं। अब जो है न्यायपालिका, हम सभी जानते हैं कि जब अमेरिकी संविधान बना, अमेरिकी स्वातंत्र संग्राम के बाद अमेरिकी संघीय व्यवस्था की स्थापना हुई, तो उस समय के जो संविधान निर्माता थे, जितने भी बड़े, चाहे जॉर्ज वाशिंगटन रहे हो, हैमिल्टन रहे हो, जैक्सन रहे हो, मुनरो रहे हो, इन्होंने बहुत ही एक इंस्पिरेशन के रूप में, प्रेरणा के रूप में मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया। और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मकसद ये था कि जो सरकार के 3 अंग हैं, शासन के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनको बिल्कुल ही अलग अलग उनका अस्तित्व होना चाहिए, जिससे कि संवैधानिक व्यवस्था बनी रहे, रूल ऑफ लॉ बना रहे, किसी एक अंग की तानाशाही न हो। इसलिए उस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अंतर्गत ये लाजमी था, ये अपेक्षित था कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना हो। दूसरा कारण ये भी है, देखिए कि वहाँ संघीय व्यवस्था थी अमेरिका में, और अमेरिका में जो संघीय व्यवस्था थी उसमें, किसी भी संघीय व्यवस्था में और अमेरिका में भी, संघ का जब निर्माण होता है तो जिन कंडीशन, जिन शर्तों, जिन समझौतों के आधार पर होता है या जिन प्रावधानों के तहत होता है, उसकी पालना हो रही है या नहीं हो रही है, उसके प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। यदि केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच में विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उसका समाधान कैसे होगा, संविधान की अंतिम व्याख्या कैसे होगी जिससे संघ बना रहे। इन सभी चीजों के लिए जो है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की महती आवश्यकता रहती है। और अमेरिका में तो संघ का जो निर्माण हुआ, वो स्वतंत्र, उस समय जितने भी स्वतंत्र हुए राज्य थे ब्रिटिश उपनिवेश से, वो अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता लेकर आए थे और फिर उन्होंने संघ का निर्माण किया था। वहां पहले से एक संवैधानिक व्यवस्था, एक शासन व्यवस्था चल रही थी। और खास बात यह है कि जब अमेरिकी संविधान बना, उस समय कोई भी सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, कोई भी संघ के सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था नहीं थी। हर राज्य की अपनी एक अलग न्याय व्यवस्था थी, न्याय कानून था। तो ऐसे में जब संघ बना तो खासकर हैमिल्टन ने इसकी आवश्यकता बताई कि एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए जो जिसका अधिकार क्षेत्र, जिसका ज्यूरिसडिक्शन वो पूरे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसलिए क्योंकि संघ का विवाद अगर होगा विभिन्न इकाइयों के बीच में, संघ और इकाइयों के बीच में, तो उसका निपटारा, उसका समाधान कौन करेगा। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका इसलिए होनी चाहिए। और इसलिए जो संविधान की तीसरी धारा में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था है, और ये कहा गया है कि न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय व उन अन्य नीचे के न्यायालयों में निहित होगी, इसकी स्थापना व प्रतिष्ठा कांग्रेस द्वारा समय समय पर की जा सकेगी। अब देखिए, उस समय ये प्रावधान संविधान में रखा गया, लेकिन अंतिम अधिकार तो कांग्रेस को दिया गया कि कांग्रेस यानी संसद जो है इस तरह के न्यायिक संस्थाओं की स्थापना करती रहेगी, करेगी। इसलिए हम देखते हैं कि अमेरिका में संघीय न्यायपालिका का जो संगठन है वो द्विस्तरीय है। 2 तरह के न्यायालय हैं, एक व्यवस्थापक न्यायालय और एक संवैधानिक न्यायालय, एक लेजिस्लेटिव कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब व्यवस्थापक या विधायी न्यायालय क्या है? विधायी न्यायालय वे न्यायालय हैं जिनकी स्थापना संविधान की तीसरी धारा के अंतर्गत नहीं हुई है, बल्कि कांग्रेस ने अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए समय समय पर इसे स्थापना की है। और इसका कार्य कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों के क्रियान्वयन में प्रशासन की सहायता करना होता है। जैसे
कांग्रेस की पहली धारा की 8वीं उपधारा में कांग्रेस को विविध प्रकार के कर लगाने, टैक्सेशन का और उसके वसूली करने का अधिकार है। और इस संबंध में कांग्रेस ने जो कानून निर्मित कानून पर जो भी वाद उत्पन्न हो या जो विवाद हो, उसका निर्णय करने के लिए कांग्रेस ने 9 न्यायाधीशों की एक न्यायालय की स्थापना की, जिसे संयुक्त राज्य का कस्टम न्यायालय कहते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम्स कोर्ट कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य न्यायिक व्यवस्थापक न्यायालय भी हैं, जो कांग्रेस के द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने में सहायता करती है। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार का हो या सार्वजनिक व्यय का हो या कर की वसूली से संबंधित, ये कांग्रेस के द्वारा स्थापित न्यायालय हैं। अब इन व्यवस्थापक यानी विधायी न्यायालय और संवैधानिक न्यायालय में एक अंतर भी है। ये संवैधानिक न्यायालय जो है वो उसके न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, लेकिन जो विधायी व्यवस्थापक न्यायालय हैं उनके न्यायाधीश को प्रशासन द्वारा बिना महाभियोग की प्रक्रिया के ही पद से हटाया जा सकता है। फिर संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश जो जब तक वो कदाचार न करें तब तक वो कार्य करते हैं, लेकिन कांग्रेस के द्वारा स्थापित न्यायिक संस्थाओं के न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित होता है और उस निर्धारित निश्चित अवधि के पश्चात उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ये अंतर है। खैर, दूसरे स्तर की जो न्यायालय है वो है संवैधानिक न्यायालय, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। अब संवैधानिक न्यायालय जो है वो संघीय न्यायपालिका के मूल संविधान की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित, क्योंकि धारा 3 में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है और सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य संवैधानिक न्यायालयों का उल्लेख है, तो उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है। और ये जो संघीय न्यायपालिका का यह ढांचा है, ये अपने आप में भी 3 लेयर्ड है, त्रिस्तरीय है। इसमें सबसे नीचे के स्तर पर जिला न्यायालय है, उसके ऊपर संघीय अपील न्यायालय है और फिर सर्वोच्च स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, यानी जिला न्यायालय, संघीय अपील न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय। अब जिला न्यायालय जो है वो संयुक्त राज्य की संघीय न्यायपालिका की जो संविधानिक कोर्ट्स है, संविधानिक न्यायपालिका है, उसका सबसे बेसिक इकाई है, मूल इकाई है, सबसे निचला स्तर है। और अमेरिका में इस समय जो है ऐसे जिला न्यायालयों की संख्या 88 है, 88 है। और अमेरिकी संघ के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला न्यायालय अवश्य होता है, कहीं ज्यादा भी है ना। लेकिन वो कुछ राज्यों में तो एक ही है, कुछ में ज्यादा है। और एक जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या न्यायिक कार्य के अनुसार तय की जाती है, लेकिन जिला न्यायालय में अधिकतम जो है न्यायाधीशों की संख्या 16 हो सकती है और सामान्यतः देखें तो 1 से 16 के बीच में ये कोई भी संख्या होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके कार्य कितने है ना। फिर जिला न्यायालयों में को केवल प्रारंभिक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ही प्राप्त है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी प्राप्त है, अपील का अधिकार नहीं है। ये जिला न्यायालय जो है वो अपीलीय न्यायालय नहीं है और इनमें जिला न्यायालय में संघीय कानून से संबंधित जितने भी दीवानी और फौजदारी मामले हैं वो आ सकते हैं, प्रस्तुत हो सकते हैं। और कुछ मामलों में जिला न्यायालय के निर्णय की अपील संघीय न्यायालय अपील न्यायालय में की जा सकती है, जो दूसरा स्तर है। और कुछ मामलों में इसकी अपील, इसके निर्णय के विरुद्ध अपील जो है वो सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। फिर जो दूसरा स्तर आता है संघीय न्यायपालिका का, वो है संघीय अपील न्यायालय, द सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स। जिला न्यायालय के ऊपर का दूसरा स्तर है। इन न्यायालयों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हुए कार्य किया जाता है और कई बार इसलिए इसको दौरा करने वाला न्यायालय भी कहा जाता है। ये जिला न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बीच की कड़ी है और इन न्यायालयों की कुल संख्या अभी 11 है। और जो है कुल 11 है, एक तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वॉशिंगटन में है, बाकी जो है 10 न्यायालय वो 20 प्रदेशों में कार्य करते हैं, है ना। अब जो संघीय अपील न्यायालय है, ये कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय के कार्य को बांटता है, उनके डेलीगेट किए हुए कार्य को एक प्रकार से निष्पादन उनका करता है। संघीय अपील न्यायालय को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन प्राप्त नहीं है, इनको भी मूल अधिकार। ये एक अपीलीय न्यायालय है, यानी जो जिला न्यायालय है
उनके निर्णय के विरुद्ध अपील यहाँ किया जा सकता है। 1925 तक तो कांग्रेस ने इन्हें कई मामलों में अपील सुनकर अंतिम निर्णय का अधिकार दे दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को फिर भी अधिकार है कि वो ऐसे किसी भी मामले पर जिसमें संघीय न्याय अपील न्यायालय निर्णय दे चुका हो, वो पुनर्विचार कर सकता है ना। और इसलिए क्योंकि इस न्यायालय के न्यायाधीश मामलों की सुनवाई के लिए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में वो दौरे पे जाते रहते हैं सुनवाई के लिए, इसलिए इसे दौरा न्यायालय भी कहते हैं। और ऐसे न्यायालयों को अंतर्राज्यीय व्यापार, संघीय सुधार परिषद, संघीय व्यापार परिषद के निर्णयों की समीक्षा करने और उन्हें रद्द करने का अधिकार है। इस प्रकार के न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या सामान्यतः 3 से 9 तक होती है। और इस अपीलीय न्यायालय में किसी विवाद की सुनवाई कम से कम 2 न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा की जाती है ना। और ये जो नियुक्ति होती है न्यायाधीशों की, वो राष्ट्रपति और सीनेट के आपस के सहयोग से होता है। ये दूसरा स्तर है संघीय अपीलीय न्यायालय। जो संघीय न्यायपालिका है अमेरिका में, उसका तीसरा स्तर जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार व्यापक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कुल मिलाकर आधुनिक काल में प्रतिपादित हुआ, वो अमेरिका में ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा हुआ। तो उसके बारे में विस्तृत रूप से अपन चर्चा करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, और सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और शक्तियां क्या क्या है, अगले